सोचिए जरा, एक कानून बनाया गया बराबरी लाने के लिए, और वही कानून समाज को और बांटने की वजह बन गया। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन भारत की हायर एजुकेशन में हाल ही में बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है। एक बहुत जरूरी नियम एक बहुत बड़े विवाद में घिर गया। और ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं है, ये कहा है खुद भारत के चीफ जस्टिस ने। और बस इसी एक लाइन ने इंडिया की यूनिवर्सिटीज के लिए बने एक नए कानून के भविष्य पर कह सकते हैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो हुआ क्या, चलिए समझते हैं। तारीख थी 29 जनवरी 2024। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और यूजीसी के जो नए इक्विटी रेगुलेशंस थे उन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। देखिए, ये नियम लाए तो गए थे कैंपस में भेदभाव को रोकने के मकसद से, लेकिन कोर्ट को लगा कि कहीं ये नियम फायदे से ज्यादा नुकसान न कर दें। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर इतने सख्त नियम बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब कुछ तो हुआ होगा, और इसकी वजह जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, कुछ साल पहले, जब कुछ ऐसी दुखद घटनाएं हुई जिन्होंने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है साल 2012 से। तब कुछ नियम तो थे, लेकिन वो सिर्फ सलाह जैसे थे, मतलब मानना या न मानना मर्जी पर था। लेकिन असली मोड़ आया 2019 में, जब रोहित वेमुला और पायल तड़वी, दो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट्स की आत्महत्या की खबर आई, और इसने पूरे देश को झकझोर दिया। उनके परिवारों ने सीधा सीधा आरोप लगाया कि जाति के आधार पर हुए भेदभाव ने उनकी जान ली है। ऐसी माहौल में, इसी दर्द और गुस्से के बीच 13 जनवरी 2024 को यूजीसी ने नए और सख्त नियम लागू किए, जिन्हें मानना जरूरी था। पर सोचें, लागू होने के सिर्फ 16 दिन के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी। और जो लोग इन नए सख्त नियमों के पक्ष में थे, वो इस आंकड़े को सामने रखते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए, 118.4%। सिर्फ 4 साल के अंदर, मतलब 2019 से 2024 के बीच, यूनिवर्सिटीज में भेदभाव की शिकायतें 118% से भी ज्यादा बढ़ गईं। ये आंकड़ा अपने आप में बता रहा था कि अब सिर्फ सलाह देने का वक्त खत्म हो चुका है, अब एक ठोस मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। तो यूजीसी ने इसका क्या हल निकाला? चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये जो 2024 के नए नियम थे, इनमें ऐसा क्या था जो इन्हें 2012 वाले नियमों से इतना अलग और इतना ज्यादा पावरफुल बना रहा था। अच्छा, ये टेबल देखिए, ये एक नजर में सब कुछ साफ कर देता है। 2012 वाले नियम क्या थे? बस एडवाइजरी, मतलब सलाह। लेकिन 2024 के नियम वो थे बाइंडिंग और मैंडेटरी, मतलब आपको मानना ही पड़ेगा। फिर पहले फोकस सिर्फ SC/ST स्टूडेंट्स पर था, लेकिन नए नियमों में OBC स्टूडेंट्स को भी जोड़ दिया गया। और हाँ, सबसे बड़ा फर्क था सजा का। पहले क्या था, यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से एक्शन ले लेती थी, पर अब अगर नियम नहीं माने तो सीधी सीधी फंडिंग रुक सकती थी, मान्यता जा सकती थी, ग्रांट्स बंद हो सकती थी, मतलब सजा बहुत गंभीर थी। अब सवाल यह है कि जब ये नियम इतने मजबूत लग रहे हैं, इतने जरूरी लग रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रोका क्यों? यहीं पे ये कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। आखिर कोर्ट की वो क्या चिंताएं थीं, क्या रेड फ्लैग्स थे जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने पे मजबूर कर दिया? इस पूरे विवाद की जड़ में है ये एक क्लॉज, रेगुलेशन 3C। इसने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को कुछ इस तरह से बांध दिया कि ये सिर्फ SC/ST और OBC समुदाय के लोगों के खिलाफ हुए भेदभाव पर ही लागू होगा, बस। और यहीं से सारी की सारी मुश्किल शुरू हो गई। तो जाहिर है, इस परिभाषा ने एक बहुत सीधा सवाल खड़ा कर दिया कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है और उसे जाति के आधार पर किसी भेदभाव का सामना करना पड़ता है, तो क्या ये नियम उसकी रक्षा करेंगे? क्या उसे कोई प्रोटेक्शन मिलेगी? और जो याचिकाकर्ता थे, उनका साफ कहना था, बिल्कुल नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 4 मेन चिंताएं सामने रखी। पहली, कि नियमों में जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो बहुत क्लियर नहीं है, मतलब उसका मिसयूज हो सकता है। दूसरी चिंता वही परिभाषा वाली थी कि ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन से बाहर कर देती है। तीसरी, हॉस्टल अलॉटमेंट को लेकर जो बात कही गई थी, उससे कोर्ट को डर लगा कि ये कैंपस में और ज्यादा बंटवारा ना कर दे। और चौथी और आखिरी बात ये कि रैगिंग, जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, उसका तो इन नए नियमों में कहीं जिक्र तक नहीं था। और हॉस्टल वाली बात पर तो कोर्ट का रिएक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। जब जाति के आधार पर अलग हॉस्टल का आइडिया डिस्कस हुआ, तो चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ साफ कहा, भगवान के लिए प्लीज ऐसा मत कीजिए। मतलब इस एक लाइन से पता चलता है कि कोर्ट कैंपस के अंदर किसी भी तरह के इंस्टीट्यूशनल सेग्रीगेशन यानी संस्थागत बंटवारे को लेकर कितना ज्यादा सीरियस था। तो अब हम इस बहस के दिल में आ गए हैं। सवाल यह है कि ये नियम एक जरूरी ढाल थे,
या एक ऐसा हथियार जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता था? चलिए इस डिबेट के दोनों साइड्स को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पूरा समाज असल में इसी सवाल पर बटा हुआ है। तो देखिए, एक तरफ है एएसए और एसएफआई जैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। उनका मानना है कि ये नियम बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कैंपस में जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये उसकी कड़वी सच्चाई है और उससे लड़ने के लिए ये ढाल चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उन्हें डर है कि इससे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मतलब कहीं जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के साथ ही भेदभाव न शुरू हो जाए। और उन्हें ये भी चिंता है कि ये जो अस्पष्ट भाषा है, उसका इस्तेमाल लोग अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए भी कर सकते हैं। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। ये समझना जरूरी है कि ओबीसी स्टूडेंट्स को शामिल करना इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों था। देखिए, अगर हम एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स को मिला दे तो ये हायर एजुकेशन में टोटल स्टूडेंट्स का 60% से भी ज्यादा हिस्सा बनते हैं। मतलब सीधा सा है, ये नियम अब कैंपस की मेजॉरिटी आबादी पर लागू हो रहे थे। तो सवाल है कि अब क्या? सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी है, तो इन नियमों का फ्यूचर क्या है और आगे इस कहानी में क्या होगा? तो देखिए, अभी की सिचुएशन ये है, 2024 वाले नए नियमों पर रोक लगी हुई है और जो 2012 के पुराने सलाहकारी नियम थे, वो टेम्पररी तौर पर वापस आ गए। कोर्ट ने एक रास्ता सुझाया है। उन्होंने कहा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बनाइए जो इन नियमों को दोबारा से देखे, परखे और इनको बेहतर बनाए। तो अब गेंद सरकार और यूजीसी के पाले में है। उन्हें 19 मार्च तक कोर्ट को बताना है कि उनका अगला कदम क्या होगा। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के सामने छोड़ जाता है। सवाल ये कि कोई भी समाज अपने सबसे कमजोर तबकों को मजबूत प्रोटेक्शन देने और उसी कोशिश में नए बंटवारे पैदा होने के खतरे के बीच एक बैलेंस कैसे बनाए? ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है और इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।